आज हम लोग करीब 165 मिलियन टन स्टील इस देश के अंदर बनाते हैं। आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर ये जो प्रोडक्शन है ये 300 मिलियन टन हो जाएगी। ये जो 300 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन है ये टारगेट स्टील पॉलिसी में करीब 10 साल पहले भारत सरकार ने लिया था। इन 10 सालों में एक बहुत बड़ी जर्नी हमने ट्रैवल की। बीच में कुछ हिकअप्स आए, जैसे कि रिसेशन आया बिकॉज ऑफ कोविड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया और 2 साल आवर कंट्री एज वेल एज विदेशों में जो भी कंस्ट्रक्शन थी वो कम हो गई। बहुत सारे लोग अपनी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ का सिलसिला शुरू हुआ। प्रॉपर्टीज़ जो 2020 में थी और आज जो 2026 में है, मोस्ट ऑफ द बिगर सिटीज़, उनके अंदर जो रेट्स हैं वो डबल और ट्रिपल हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई बिल्डर्स के लिए, स्टील प्रोसेसेस के लिए, स्टील प्लांट्स के लिए, सीमेंट प्लांट्स के लिए, टाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिटिंग्स के लिए, केबल्स और बाकी जो गैजेट्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस कंट्री के अंदर आई। यही एक रीजन है कि आज भारत सरकार के डाटा जो बता रहे हैं आंकड़े कि हम लोग 6.5% जीडीपी से 7.5% जीडीपी के दरमियान हमारी ग्रोथ हो रही है, और पूरा विश्व आज भारत को एक कंजम्पशन सेंटर यानी कि ग्राहक के रूप में देख रहा है। विमलेंद्र जी ने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्स, इवन हाई स्कूल पास या 12th क्लास पास बच्चे भी आज उसको बखूबी से यूज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग एक लिटरेट वर्ल्ड यानी कि पढ़े लिखे वर्ल्ड के एक पार्ट बन चुके हैं। आज का जो टॉपिक है कि ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल पार्टनर्स, कमीशन एजेंट्स, ये कैसे इंडस्ट्री को ग्रो करा सकते हैं और कैसे हम ये हमारा हिस्सा बन सकते हैं, बड़े स्टील प्लांट्स का, सीमेंट प्लांट्स का, ग्लास फैक्ट्रीज का, ये कैसे हिस्सा बन सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को हैं या ट्रेडर्स को हैं, और कुछ लिमिटेशंस हैं स्टील इंडस्ट्री की या बिगर सीमेंट प्लांट्स की। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लॉजिस्टिक्स, कि मटेरियल को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक या सेंट्रल इंडिया से कश्मीर तक और सेंट्रल इंडिया से गुवाहाटी तक या दीमापुर तक कैसे पहुंचाया जाए। कैसे हम साउथ से नॉर्थ में मटेरियल लेके आएं और कैसे हम नॉर्थ से साउथ में मटेरियल लेके जाएं। कैसे हम अपने वाटरवेज का इस्तेमाल करें, कैसे हम हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, इन पोर्ट से हम वेस्ट कोस्ट, कांडला, राजकोट और जो भी वेस्ट कोस्ट की हमारी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर मटेरियल को लेके जाएं। भारत सरकार इसमें काम कर रही है। इस बजट में काफ़ी कुछ प्रोत्साहन दिया है कि वाटरवेज को डेवलप करना है। एडिशनल 7 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भारत सरकार ने वो सुझाए हैं, उनके ऊपर काम स्टार्ट होगा। 12 लाख करोड़ रुपया इस बजट में अलोकेट किया गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में लगाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी जो डेवलपमेंट हुई हैं, जिससे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज ग्रो करेंगी, और जब वो ग्रो करेंगी तो स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, सब लोग ग्रो करेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया जाएगा वो किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, चैनल पार्टनर्स, इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अभी मैं एक पिक्चर देख रहा था प्रीवियस प्रेजेंटेशन में, EIL ने जो दिखाई अगरतला के अंदर स्टील बिल्डिंग। मैं लास्ट मंथ वहाँ गया था अगरतला, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये बिल्डिंग आ रही है। बहुत अच्छी बिल्डिंग आई है, जिसके अंदर स्टील बिल्डिंग है और लाइट गेज की वॉल्स बनी हुई हैं, और वो देखने लायक बिल्डिंग है। तो मैं उसका फ़ोटो भी खींच के लेके आया था, और हमने ये सोचा कि जिंदल स्टील में कि हमें इसके ऊपर और
ज़्यादा काम करना है। हमारे पास लाइट गेज जो फैब्रिकेशन है वो अवेलेबल है, स्टील के बीम भी हम बनाते हैं, फैब्रिकेशन भी करते हैं, और साथ साथ हम स्क्वायर पाइप्स, आज स्ट्रक्चरल पाइप्स जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, वो 100 बाई 100 मिलीमीटर से 600 बाई 600 मिलीमीटर तक का स्ट्रक्चर पाइप हम स्क्वायर पाइप बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, और वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ये स्क्वायर पाइप का बिजनेस इंडिया में सबसे पहले APL अपोलो ने किया था, और उसके बाद हमने उनका देख के हमने भी प्लांट लगाया रायगढ़ के अंदर, और आज वो भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को एक दूसरे के पूरक हैं कि यदि किसी को मटेरियल हमसे नहीं मिलता है तो APL से मिलेगा, APL से नहीं मिलता तो हमसे मिलेगा। तो एक कंपटीशन होता है, एक भावना जागृत होती है, कंजम्पशन बढ़ती है। दूसरी लॉजिस्टिक के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंस। अब जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट प्लांट हैं, ग्लास प्लांट हैं, ये लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बिग बिजनेस हाउस हैं, तो इनसे उधार मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जस्ट इन टाइम पैसा, एडवांस पैसा, और उसके बाद में डिलीवरी, कई बार तो 25%, 30%, 40% पैसा लेने के बाद भी डिलीवरी 2 महीने के बाद मिलती है। तो ये एक लिमिटेशन है जो कि जितने व्यापारी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका जो वर्किंग कैपिटल का जो अरेंजमेंट है वो नहीं होने से स्टील की कंजम्पशन, सीमेंट की कंजम्पशन, बिल्डिंग मटेरियल की कंजम्पशन कम हो जाती है। अब उसका जो समाधान है, वो समाधान क्या है? इसमें समाधान, थोड़ा सा समाधान भारत सरकार को निकालना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आके, इंश्योरेंस कंपनीज फ्लोट करके, ताकि क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो हो जाए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पैसा, या डीलर्स हैं, या जो कस्टमर हैं, वो स्टील इंडस्ट्री को या जो बाकी दूसरी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑन टाइम दे दें, और वो आगे थोड़ा उधार दे पाएं, क्योंकि ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में उधार 3 महीने से लेके और 1 साल तक की उधार है। अब वो 3 महीने से 1 साल की जो उधार है वो लिमिट कर देती है वॉल्यूम्स को, क्योंकि साइकिल घूमती नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है, लॉजिस्टिक एक लिमिटेशन है, और जो क्रेडिट फैसिलिटी ना होने से जो फाइनेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, वो एक कॉन्स्टेंट है आज की डेट में, जो कि हमको सबको मिलके एक ऐसी प्रणाली निकालनी पड़ेगी जिसके अंदर हम ट्रेड फाइनेंस को बहुत ही सुचारू रूप से हर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, एंड यूजर तक उसको पहुंचाए। कुछ रेगुलेटरी मेजर्स और लीगल सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से लॉ में प्रोविजन करके करनी पड़ेगी, ताकि चेक बाउंस केसेस, फ्रॉड केसेस, पेमेंट ना करने के ऊपर जो केसेस हैं उनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होए, और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा होने से जो टोटल साइकिल है वर्किंग कैपिटल की वो फास्टर चले। आज जो डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर्स या ट्रेडर्स या फ्रीलांसर्स, जो भी कुछ आप उसको बोलिए, एक लिंक जो कि कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरर्स और एंड कस्टमर के बीच में है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है सर्विस सेंटर और स्टॉक यार्ड बना के। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सर्विस सेंटर्स तो हम बनवा लेते हैं, लेकिन उनके जो पेमेंट है, जो पर टन या जो उसके चार्जेस हैं, वो बहुत कम देते हैं। तो मैं स्टील इंडस्ट्री से भी अनुरोध करूंगा, और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी अनुरोध करेंगे कि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सर्विस सेंटर्स बनाए जाएं, जिसमें उनको ठीक ढंग से उनका जो लेबर है, उनकी जो डिलीवरी है, उनकी जो सर्विसेज है, उनका पैसा दिया जाए। मैं लास्ट मंथ में यूरोप में था, तो मैं 3-4 सर्विस सेंटर विजिट करके आया था जहाँ पे हम मटेरियल देना चाह रहे थे। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो सर्विस सेंटर्स जैसे कटिंग, क्रॉपिंग, स्लीटिंग, स्टील की, इनके जो चार्जेस वहाँ पे हैं वो 70 यूरो से लेके और 150 यूरो तक डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस टाइप का काम कर रहे हो। तो 70 यूरो का मतलब 7,000 रुपया हो गया, और 150 यूरो का 15,000 रुपया हो गया। आज अगर जो हम किसी स्टील इंडस्ट्री को बोलेंगे मैं सर्विस सेंटर लगा रहा हूँ, मेरे को अब 7,000 रुपये पर टन दीजिए, कोई लेगा नहीं। लेकिन ये टाइम आएगा, ये आज 1,000 रुपया, 1,500 रुपये के अंदर काम कर रहे हैं, ये 2,500, 3,000, 4,000 रुपये का टाइम आ जाएगा। इसलिए मेरी सभी चैनल पार्टनर्स को अनुरोध है कि अच्छे सर्विस सेंटर्स इस देश के अंदर बनाए जाएं, ताकि डिलीवरी टाइम पे होए। ये सर्विस सेंटर्स का यूज क्या है? अब बिल्डिंग मटेरियल है, आपने लाइट गेज फ्रेमिंग करनी है,
लाइट गेज फ्रेमिंग चेन्नई से दिल्ली नहीं आएगी और दिल्ली से बॉम्बे नहीं जाएगी और बॉम्बे से गुवाहाटी नहीं जाएगी। लाइट ग्रेज फ्रेमिंग की जो मशीन्स हैं वो हर शहर में होनी चाहिए। रूफिंग शीट्स की जो शीट हैं बनाने की जो फैक्ट्री हैं वो हर शहर में होनी चाहिए। ये तो एक चाय की दुकान है वो हर जगह होनी चाहिए। तो इसलिए वो नहीं है आज की डेट में, तो जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो कस्टमर है वो वंचित हो जाता है और उसको ट्रेडिशनली ब्रिक एंड मोटर में जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एक अपने आप को छोटा उद्योगपति भी बनाएं ताकि आप एक अच्छा सर्विस सेंटर्स बनाओ और उससे अपने कस्टमर्स को डिलीवरी दो। जमाना बदल गया है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितने जो कंपनीज आई हैं, ये 10 मिनट 15 मिनट, ब्लिंकिट, ये 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट आधा घंटे में डिलीवरी देती हैं। ये स्टार्ट हुआ था डोमिनोज के पिज़्ज़ा से कि आधा घंटे में डोमिनोज का पिज़्ज़ा डिलीवर होगा, लेकिन अब सब कुछ ही 10 मिनट में आ जाता है, 15 मिनट में आ जाता है। आप कॉफ़ी ऑर्डर करो, कॉफ़ी आ जाती है घर में। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं कस्टमर्स की वो भी उतनी ही बढ़ चुकी हैं। एआई की बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे बहुत कुछ फायदा हो रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा होगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पीछे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं उसको डेवलप करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जिस चीज को नहीं समझ पाए अपनी जिंदगी में, जिसको लर्न नहीं कर पाए, उसको जल्दी से जल्दी लर्न करने आर्टिफिशियली, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन उसके पीछे तो बहुत बड़े ब्रेन लगे हुए हैं उसको डेवलप करने के लिए। तो ये जो सारा ब्रेन नेटवर्क है ये आपको यूटिलाइज करना है इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए। 6 लाख आज एमएसएमईज भारत के अंदर हैं। 6 लाख एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और माइक्रो को जोड़ेंगे तो 1 मिलियन है, 10 लाख है। उनके पास पैसे नहीं है। वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 वेंडर्स हैं। कोई मारुति का वेंडर है, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा का वेंडर है, कोई टाटा मोटर्स का वेंडर है, कोई एलजी का वेंडर है, तो कोई सैमसंग का वेंडर है। पैसा नहीं है उनके पास। वो एक छोटा 2000-3000 स्क्वायर फीट का 2 स्क्वायर मीटर या 20,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा प्लॉट लेके वो दुनिया को सर्विस कर रहे हैं। उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, बैंक उसको फाइनेंस नहीं करता है। जो ओईएम्स हैं उनको पेमेंट 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में देते हैं। तो बहुत कंडीशन उनकी बड़ी खराब है। इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए सर्विस सेंटर होने जरूरी है और राइट प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है। जो आपके एफर्ट्स हैं सर्विस सेंटर के, उसका अगर जो उसका मार्जिन अवेलेबल नहीं है तो डेवलप नहीं हो पाएगा। ये 10 लाख एमएसएमईज और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ये नहीं चल पाएंगे। किसी की 5 टन की रिक्वायरमेंट महीने की है, किसी की 10 टन की रिक्वायरमेंट है, किसी की 20 टन की भी है। 100 टन से ज्यादा होता है तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डायरेक्ट उसके घर पे चला जाता है। तो जो 5 टन, 2 टन, 10 टन है, ये जो मार्केट है ये आज 30 मिलियन टन की मार्केट है। कितनी बड़ी मार्केट है। ये 10 लाख जो एमएसएमईज और माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं इनको सर्व करना ही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है, उनको फंडिंग नहीं होती है, बैंक उनको फाइनेंस नहीं करता है। जो 100 करोड़ छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, आईटी वगैरह में तो स्टार्टअप को फंडिंग हो जाती है, लेकिन कोई आदमी 2 प्रेस लगा के या छोटा सा कोई फॉर्मिंग करने के लिए पैसा लगाता है तो उसको फंडिंग की बहुत डिफिकल्टी है। कोलेटरल्स वगैरह सब लोग बैंक मांगते हैं जिससे कि उसको प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो फाइनेंशियल मॉडल है, जो हमारे को जो ट्रेड फाइनेंस है, उसको बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत सरकार इतनी तवज्जो और इतना ध्यान दे रही है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो ग्रो करें, माइक्रो स्मॉल में आए, स्मॉल मीडियम में आए और मीडियम लार्ज स्केल में आए। जो आदमी साइकिल पे है वो स्कूटर पे आए, स्कूटर वाला आदमी कार पे आए, छोटी कार पे, छोटी कार वाला बड़ी कार पे आए। और जिसके पास बड़ी कार है वो अब की बार बजट में क्लियर कर दिया कि अब आप इंपोर्टेड कार पे आओ। BMW लो, आप मर्सिडीज लो, आप जो अच्छी कारें 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए की कारें लो, आपको ड्यूटी कम कर दी जाएगी। तो ये भी ये एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज है। 6 लाख की मोटरसाइकिल लो, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं लेंगे। जिसके पास 6 लाख हैं तो उसको अफोर्ड करनी चाहिए, BMW मोटरसाइकिल लेके आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन वो दूसरे के लिए रास्ता छोड़ेगा, मैंने 6 लाख वाली ले ली, 1 लाख वाली तुम ले लो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये फॉरेन कंपनीज आएंगी ये हमारे को बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी फॉरेनर्स यहाँ आएंगे वो 5 साल 10 साल में यहाँ पे इंडस्ट्री डालेंगे। जब वो डालेंगे तो ग्रोथ होगी।
ग्रोथ होगी तो एमएसएमईज की ग्रोथ होगी, एमएसएमईज की ग्रोथ होगी तो हमारे जो ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल पार्टनर्स, सबकी ग्रोथ होगी, होलिस्टिक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। यही मेरा आज का आप सब लोगों को आग्रह है कि आप काम करिए, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रेड फाइनेंस के थ्रू रिजॉल्व करिए। ऑलरेडी स्टील इंडस्ट्री में करीब 10 ट्रेड फाइनेंस के लोग हैं, ट्रेड फाइनेंस कंपनी है जो कि 10 के करीब हैं, जो कि ऑलरेडी फाइनेंस कर रही हैं। ICICI बैंक, IDB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये लोग भी अच्छा ट्रेड फाइनेंस का इन्होंने पोर्टल बनाया है, ये भी अच्छा ट्रेड फाइनेंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आउट ऑफ कंट्री भी देखना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वो भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ पे अफ्रीका में, जहाँ 1 कंटेनर माल चाहिए, 2 कंटेनर माल चाहिए, बड़ी कंपनी माल नहीं देती उनको, तो उनको घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई माल मिलेगा, नहीं मिलता है। उनको भी आप एक्सपोर्ट करो, उनको कंटेनराइज शिपमेंट करो, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट भारत के अंदर हो सकती है। यही मेरा आज का संदेश सबको है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार, जय हिंद।